जय हिंद साथियों। आज की प्रथम शिफ्ट में ऐसे सवाल पूछे गए रीजनिंग के, मैथ्स के और साथियों जीके के। तो आप इन सभी सवालों को साथियों देखिए और चेक करिए आपका लेवल के आपकी जो अब कुछ घंटों के बाद या कुछ दिन के बाद साथियों शिफ्ट होने वाली है। अगर आपके सामने भी साथियों आज की ही तरह ही सवाल आ जाएं तो आप इन सवालों में से कितने सवाल बिल्कुल सही कर पाते हैं। चलिए तो साथियों पहला सवाल की अगर बात करें करके एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलकों में से 1 से 6 तक दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं। कहने के साथियों कुल मिला के आपको जो 3 अंक लिखा है ना इसके विपरीत वाला कौन सा नंबर होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 1 3 आपको यहां पर देखने को मिल रहा है तो मैं कहूंगा साथियों कि 3 का विपरीत 1 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का विपरीत ये इधर होगा, इधर को ये वाला है ना। तो मैं कहूंगा 1 भी कट गया और 4 होगा तो वो भी कट जाएगा। अच्छा 3 यहां पर भी दे रखा है तो 3 का विपरीत 2 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, यानी कि 2 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या साथियों, 3 का विपरीत यहां पर आपका हो जाएगा 5। तो इस प्रकार आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो ऐसा सवाल था। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कथन और निष्कर्ष पर साथियों 2 सवाल आपके लगभग आ रहे हैं, है ना। तो साथियों इन दोनों सवालों को आप लोग देखिए। तो ये सवाल होगा एक और कुछ क्वेश्चंस के बाद मैं आपको एक कथन और निष्कर्ष वाला सवाल कराऊंगा करके कोई रचनात्मक नियोक्ता नहीं है। तो जैसा जैसा इसमें कहा जाए वैसा वैसा साथियों आप लोग करते जाइए। तो कोई रचनात्मक, मान लीजिए साथियों रचनात्मक आपका ये हो गया और नियोक्ता साथियों ये हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है ना कि कोई रचनात्मकता, ये रचनात्मकता हो गया है ना, कोई रचनात्मकता नियोक्ता नहीं, तो हमने अलग अलग बना लिया करके सभी विशेषज्ञ रचनात्मक हैं, यानी कि सभी विशेषज्ञ, ये क्या हो गए, ये विशेषज्ञ हो गया। सभी कर्मचारी विशेषज्ञ हैं तो मैं कहूंगा सभी कर्मचारी विशेषज्ञ हो गया। तो अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा सही होगा। अगर कोई नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं, बिल्कुल कोई नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं, यह बात बिल्कुल सही है। कोई कर्मचारी नियोक्ता नहीं है, कोई कर्मचारी भी नियोक्ता नहीं है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही निष्कर्ष आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, 2 से 3 सवाल साथियों नंबर सीरीज से भी पूछे जा रहे हैं। तो इस सवाल को देखिए साथियों, कहने के सबसे पहले 11 है, उसके बाद साथियों 19 है, उसके बाद 59 है, उसके बाद साथियों 115 है और फिर 347 आ गया। तो आपको यह बताना है कि अगला नंबर साथियों यहां पर क्या हो सकता है। फटाफट आप लोग मुझे बताइए। देखिए अगर हम 11 से 19 की बात करें तो अगर मान लीजिए साथियों 11 की गुणा 2 से कर दें, क्योंकि कभी भी आप देखना नंबर एकदम से बहुत तेजी के साथ अगर बढ़ रहे हैं तो वहां पर साथियों गुणा का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैं गुणा कर रहा हूं। तो 11 की गुणा अगर हम 2 से करते, 11 दूना 22 और इसमें से साथियों 3 घटा देते हैं तो हमें 19 मिल जाएगा। उसी प्रकार 19 की गुणा साथियों हम किससे कर देते हैं? 3 से कर देते हैं और उसमें साथियों अगर हम प्लस 19 3 57 अगर प्लस 2 जोड़ देते हैं तो 59 हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार 59 से अगर 115 पर जाएं तो साथियों 59 की गुणा अगर 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा साथियों? 118 आ जाएगा। अच्छा इसमें से साथियों 3 माइनस करना है तो 115 आएगा। अब साथियों ये कैसे 115 से 347 कैसे हो गया है? तो यहां पर अगर बात करें, देखिए आपने 2 से गुणा करी, आपने 3 से गुणा करी, फिर आपने 2 से गुणा करी, तो फिर आप जाहिर सी बात है 3 से गुणा करोगे तो 115 तिया कितने हो जाएगा? 3 पंजे 15, 3 एकम 3 4, 3 एकम 345 हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए आपने 2 से गुणा करी, ठीक है ना, और 3 से गुणा करी, फिर 2 से, फिर 3 से, तो जाहिर सी बात है अब इसकी गुणा आपको 2 से करना पड़ेगी और फिर 3 घटाया 2 जोड़ा, 3 घटाया 2 जोड़ा, तो अब आपको फिर से 3 घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 347 की आपको 2 से गुणा करिए, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 2 दूना 2 चौक 8 हो जाएगा और 1 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, इसमें आपको 3 घटाना है तो मेरे ख्याल से 691 आएगा। तो 691 क्या कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल साथियों है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले था उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है, अच्छा ये जो ट्रायंगल में है साथियों ये सब ग्रामीण हैं, जो आयत में है ये सब शिक्षक हैं, जो सर्किल में ये सब सरकारी कर्मचारी हैं और जो आयत में इस वाले में है वो सब स्नातक हैं। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि उन ग्रामीण सरकारी शिक्षकों की संख्या क्या है जो स्नातक नहीं है। स्नातक देखिए साथियों ये है, यानी कि आंसर आपका इसमें से नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है ना कि स्नातक नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के वो ग्रामीण भी हो, शिक्षक भी हो, सरकारी कर्मचारी भी हो। तो मैं कहूंगा ये यहाँ पर जो 2 नंबर आपको दिख रहा है ये एक ऐसा नंबर है जो ग्रामीण भी है, जो शिक्षक भी है, जो सरकारी कर्मचारी भी है और स्नातक नहीं है। तो मैं कहूंगा 2 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और मुझे बताइए आप
आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आपसे कहा गया है साथियों पहले 1 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 100 है, तो अगला नंबर यहाँ पर साथियों क्या आ सकता है, फटाफट एक बार मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें बहुत आसान सी चीज है साथियों। देखिए ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये साथियों किसका स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 6 4, मतलब कुल मिला के यहाँ पर अगर बात करें तो 3 बढ़ाया गया, यहाँ पर 4 बढ़ाया गया, तो यहाँ पर 5 बढ़ाया जाएगा, 15 यहाँ पर आ जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो 225 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा ये जो होगा ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 बढ़ाया जाएगा, 2 3 4 5 सीरीज चल रही है। तो चलिए अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट और दमदार सवाल है साथियों, बहुत सारे बच्चे सवाल को नहीं कर पाएंगे। देखिए कह रहे कि 7 मित्र हैं है ना, 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो साथियों मान लीजिए ये एक वृत्ताकार मेज हो गई, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। कहा जा रहा है कि राज सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो सचिन के बाईं ओर है साथियों दूसरे स्थान पर, तो सचिन को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। मान लीजिए साथियों सचिन को हम यहां पर बैठा देते हैं है ना, तो कह रहे जा रहे हैं सचिन के बाईं ओर। देखिए सभी का मुंह केंद्र की तरफ है, तो सचिन का बायां इधर हो जाएगा। तो सचिन के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है साथियों, राज है, यानी कि राज को हमें यहां पर बैठाना पड़ेगा है ना, राज को हमें साथियों यहां पर बैठाना पड़ेगा। चीज है ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे कि दीपू कृप, और दीपू जो है ना कृप और वीर के बीच में। अभी हम इस लाइन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ना हमें पता है दीपू कहां पर है, कृप कहां पर है, वीर कहां पर है। हम इस लाइन को सॉल्व करें, क्यों, क्योंकि इसमें हमें सचिन पता है कहां पर है, यहां पर है। तो सचिन के दाएं दूसरे स्थान पर दीनू बैठा है, तो सचिन के दाएं दूसरे स्थान पर साथियों दीनू बैठा है, दीनू को हम यहां पर बैठा लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि राज वीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, हमें नहीं पता है। रॉकी सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है ना, नहीं पता है। वीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए साथियों, अब देखिए यहां पर आपको, अब आप अगर इस लाइन को सॉल्व करो ना तो आपको दीनू मिल रहा है, दीनू आपको पता है यहां पर है। तो दीनू जो है ना, दीनू कृप और वीर के बीच में बैठा है। अब आपको थोड़ी सी साथियों रिस्क लेना पड़ेगी। क्या लेना पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगी आपको साथियों। आपको दीनू जो है ना बीच में है ना, और इधर को कृप बैठा है और इधर को वीर बैठा है। हो ये भी सकता है कि वीर इधर हो कृप इधर हो, है ना। उसके बाद कहा जा रहा है कि दीनू सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। दीनू जो है ना, ये दीनू ये सचिन के बाईं ओर, हाँ ठीक है, ये तो हो गया है ना। अच्छा राज वीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। राज जो है ये वीर, वीर कहां पर, वीर ये है, वीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3, यानी कि राज जो है वो सातों यहां पर बैठेगा। और कह रहे कि रॉकी सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो रॉकी सैम के, रॉकी कहां पर बनाया भाई साहब, अच्छा अच्छा राज यहां पर क्यों बना दिया भाई, एक सेकंड कुछ दिक्कत हो गई क्या। देखिए फिर से देखिए, वीर के दाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा है राज, राज को तो हमने यहां पर बैठा है 1 2 3 4, सही तो है, फिर यहां पर क्यों बैठा दिया। उसके बाद देखिए कह रही रॉकी जो है ये सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। अगर देखिए सैम को हम यहां पर बैठा लें तो सैम का दूसरा स्थान ये हो जाएगा, तो सैम के दाएं दूसरे स्थान पर रॉकी बैठा है, यानी कि यहां पर रॉकी बैठ जाएगा। तो सवाल में पूछा गया है कि वीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो वीर यहां पर है, वीर के बाएं दूसरे स्थान पर रॉकी है। तो मैं कहूंगा रॉकी आपके इस सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको साथियों बता देना चाहता हूं एनटीपीसी के लिए, क्या अगर आपकी साथियों तैयारी कम है और आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार कैसे एग्जाम आपका निकलेगा, तो मैं आपके लिए साथियों 4 पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार करवाई हैं। अगर आप इन 4 पीडीएफ को अपने एग्जाम से पहले एक बार साथियों देख लेंगे तो मेरा मानना है पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। देखिए पहले पेपर, पहली पीडीएफ में आपको दिया जा रहा है 10 मॉडल पेपर। जैसा पेपर आपसे पूछा जा रहा है ना साथियों 100 क्वेश्चंस का, वैसे आपको 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। इन मॉडल पेपर में साथियों जीके है, रीजनिंग है और साथियों मैथ है। वही मैथ के 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, 40 सवाल जीके प्लस करंट अफेयर के। उसके अलावा साथियों पेपर आखिर पता कहां से बन रहा है, पेपर बन रहा है एनटीपीसी के पीवाईक्यू में से, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से साथियों पेपर आपका बन रहा है। क्योंकि एग्जामिनर के पास अब इतना समय नहीं है, टीसीएस कंपनी बड़ी बिजी कंपनी होती है, इसको साथियों नए नए एग्जाम कराने होते हैं। तो ये पुराने पेपर में से, जैसे मान लीजिए रेलवे का एग्जाम है एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी के पिछले पेपर में से क्वेश्चंस लेगा, 80 से 90% ले रहा है। ग्रुप डी का पेपर होगा तो पिछले सालों में जो ग्रुप डी के पेपर हुए वहां से क्वेश्चंस उठाएगा। तो ये एनटीपीसी का पेपर है तो एनटीपीसी के पिछले पेपर में से क्वेश्चंस निकाले जाएंगे।
जाएंगे। तो अगर आप ये पीडीएफ पढ़ लेते हैं साथियों ये वाली, तो जितने भी पिछले सालों में से पेपर पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे। और इसमें भी आपको साथियों वही जीके, रीजनिंग, मैथ मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर और उसका सोल्यूशन है ना। और तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, और चौथी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस की, है ना। 555 क्वेश्चन साथियों यहां पर आपके लिए है। तो ये सभी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में साथियों आपको ये पीडीएफ दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है ना। डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। इस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएंगी। आप साथियों अपने एग्जाम से पहले पहले इस पीडीएफ को एक बार निगाहों से देख लेना, सरसरी निगाहों से देख लेना। मेरा मानना है पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। भले आपका पेपर कल है, परसों है, कभी भी है, इस पीडीएफ को एक बार देख लेना। इन क्वेश्चंस को जरूर आप लोग देख लेना। चलिए साथ, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का किससे है। देखिए अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, तो कैनबरा कहाँ की राजधानी है? मैं कहूंगा साथियों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में साथियों बदलना होगा। अगर ऑप्शन नंबर ए की हम बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों क्या लिखा हुआ है, यहां पर अगर बात करें साथियों भाग और माइनस लिखा हुआ है। क्या साथियों? भाग और माइनस लिखा हुआ। तो अगर हम साथियों इस ऑप्शन को सही माने और भाग की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर भाग कर दे तो इसको कैलकुलेट करके क्या 144 आएगा? देख लेते हैं साथियों। 63 भाग, है ना, 63 भाग 21 माइनस 7 प्लस 28 गुणा 3 बराबर साथियों 144 है। अब देखिए ये 63 लिखा हुआ है ना, तो 63 लिख लेंगे, और यहाँ पर भाग लिखा है तो भाग की जगह माइनस लिखना है, माइनस लिख लिया, ये देखिए, है ना। और 21 लिख लिया, माइनस माइनस की जगह पर भाग लिखना है, 7 लिख लिया, प्लस 28 हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके 144 आना चाहिए। अब देखिए भाग है, सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, इसकी जगह पर 3 आ जाएगा, 7 से 21 हो जाएगा, 63 में से 3 घटेगा तो 60 बचेगा, और 28 दिया कितने होते हैं देखिए जरा, 8 नहीं आपका 24 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, 3 और 6 7 8 84 हो जाएगा। तो इनको जोड़ करके 144 आता है, 4 आ गया, और बिल्कुल साथियों 144 ही तो आ रहा है। यानी कि हमारा आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 6 मित्र यहाँ पर हैं, अजय है, नीतू है, सीमा है, कविता है, मनोज है और विजय। ये एक वृत्ताकार मेज के परिता बैठे हुए हैं। तो वृत्ताकार साथियों मेज मैंने ये बना ली, और उनकी पीठ केंद्र की ओर है, यानी कि सबका मुंह जो है ना बाहर की तरफ है। सबका मुंह किस तरफ है साथियों? बाहर की तरफ है। करके मनोज कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये 6 लोग साथियों मैंने यहाँ पर बैठा लिए। अब सवाल में कहा जा रहा है कि मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है, ठीक है, अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल बैठे, तो इसको साथियों कर लें क्या? अजय जो है ये सीमा के बाईं ओर बैठा हुआ है साथियों बगल में। तो सीमा की अगर बात करें, सीमा को आप कहीं पर बैठा सकते हो। मान लीजिए सीमा आपने यहाँ पर बैठा दी, तो अब देखिए इसका मुंह किधर है? इसका मुंह साथियों बाहर की तरफ है। तो सीमा का बायां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि अजय साथियों यहाँ पर बैठेगा। कह रहे कि कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है। सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सीमा के दाईं ओर 1 2 3 यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन बैठा है। अब सवाल को एक बार और पढ़िए, देखिए अगर हम साथियों इसको बैठालते, मनोज सीमा और नीतू को बैठालते, तो हमें यहाँ पर नीतू कॉमन मिल जाएंगी, है ना, नीतू कॉमन मिल जाएंगी, क्योंकि अजय और सीमा को बैठाल कर कोई फायदा तो ये हो रहा है। अच्छा सीमा यहाँ पर भी है, सीमा ये हमें मिल गई, और सीमा यहाँ पर भी है। तो कहने के मनोज जो है ना ये सीमा और नीतू के बीच में है, तो सीमा यहाँ पर और नीतू यहाँ पर बैठेंगी, है ना। सीमा और नीतू के बीच में कौन बैठा है? सीमा और नीतू के बीच में मनोज बैठा है, यानी कि मनोज साहब यहां पर आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि नीतू की पड़ोसी नहीं है कविता, यानी कि कविता यहां पर नहीं बैठेगी। कविता जाहिर सी बात है फिर साथियों यहां पर बैठेगी। तो कविता हो गई, अजय हो गई, सीमा हो गया, मनोज हो गया, नीतू हो गई, बचा कौन साथियों? विजय बचा, यानी कि विजय आपका यहां पर बैठ जाएगा। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी कि यहां पर कौन बैठा है? विजय बैठा है। तो विजय आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि त्रिभुज का पिरामिड से वही संबंध है जो आय का किससे है, मुझे बताइए। आयत होगा साथियों यहाँ पर, आयत का। देखिए त्रिभुज से, जो पिरामिड का एक तरीके से त्रिभुज है ना,
पिरामिड का निर्माण होता है, त्रिभुजों से पिरामिड का निर्माण होता है, तो आयत से साथियों घनाभ का निर्माण होता है, इसलिए आंसर आपका बी होगा। तो उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा आपसे क्या जा रहा है ये देख लीजिए। पहले उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई शीट को रेखाओं पर मुड़कर बनाया जा सकता है। यानी कि कुल मिला के आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, हाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये पासा ओपन पासा है, खुला हुआ पासा है, इसको जब बंद करेंगे तो कौन सा पासा बन सकता है? ये ए वाला बन सकता है, बी वाला बन सकता है, सी वाला बन सकता है, या साथियों डी वाला बन सकता है। अगर मैं आपसे कहूं ये वाला पासा बन सकता है, देखिए अब यहाँ पर 2 है, 2 का विपरीत पता क्या है? देखिए 2 का विपरीत आपका है साथियों 4, है ना, ये 4 है, ये 4 है, और ये 6 है, और ये साथियों 5 है ना, ये 3 है, 2 1 है। तो और साथियों 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 2 का विपरीत 4 है, तो 2 का विपरीत अगर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 4 हमें नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 4 तो ये नीचे होना चाहिए, लेकिन 4 हमें यहाँ पर दिख गया, तो ये वाला पासा नहीं बन सकता। इसकी अगर बात करें, देखिए 1 है, 1 का विपरीत क्या है? 6 है, 1 का विपरीत 6 है, और 1 का विपरीत हमें 6 यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। 3 की अगर बात करें, 3 का विपरीत साथियों 5 है, लेकिन हमें दिख रहा है, तो मैं कहूंगा ये वाला पासा भी नहीं बन सकता है। 1 की बात करें तो 1 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत 6 नहीं दिख रहा है। 2 का विपरीत साथियों यहाँ पर 4 है, नहीं दिख रहा है। 5 की अगर बात करें, 5 का विपरीत 3 है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा बन सकता है। इसकी अगर बात करें 5 का विपरीत क्या है? 5 का विपरीत 3 है, हमें दिख रहा है, तो ये भी नहीं बन सकता, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सी वाला पासा बन सकता है। और सी वाला पासा कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है ना। चलिए समझ में आया आपकी सवाल? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक विशिष्ट कूट भाषा में BULK को क्या लिखा जाता है? 4 2 1 2 4 1 1 लिखा जाता है, तो आपको INCH को बताने क्या लिखा जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर साथियों आप लोग देख रहे होगे U 21 पर होता है और L 12 पर होता है, तो यहाँ पर U के लिए 21 लिखा हुआ और U के लिए 21 लिखा हुआ और L के लिए 12 नहीं बल्कि 24 लिखा हुआ है, यानी कि डबल लिखा हुआ है। K 11 पर होता है, K 11 पर लिखा हुआ, और B 2 पर होता है, तो 2 का डबल कर दिया। तो जैसे जैसे यहाँ पर है वैसी वैसी हम करेंगे। जैसे कि पहला वाला का डबल किया गया तो 9 का हम डबल करेंगे साथ, तो 9 का डबल कितना होता है? 18 होता है। अब U का 21 ही लिखा हो गया है, तो साथ तो N का भी हम वही लिख लेंगे, 14 लिख लेंगे। L का यहाँ पर डबल लिखा गया है, तो C का डबल हम लिख लेंगे 6, और K जैसा 11 लिखा है, तो अब इसका भी वैसे H का 8 लिख लेंगे। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों? 18 14 68, 18 14 68 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ से आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो साथियों मैथ में अगर आप 30/30 करना चाहते हैं तो इन सवालों को एक बार आप लोग देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे बहुत सारे सवाल मैं आपको साथियों करवा रहा हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं साथियों आपके NTPC के एग्जाम में। चलिए तो पहला बहुत टॉप लेवल का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, कह रही है विलियन ए में अम्ल है और जल है, और अम्ल का अनुपात अगर 1 है तो जल का अनुपात 5 है। यानी कि विलियन बी में भी अम्ल है और जल है, और इसका अनुपात 2 है और अनुपात 7 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। चलिए, यदि दोनों विलयनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो इस प्रकार बने नए विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा? बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए जब हम साथियों विलयन ए की बात करते हैं तो विलयन ए में साथियों क्या है? विलयन ए में अम्ल है और साथियों क्या है? जल है। विलयन ए में अम्ल कितना है साथियों? 1 है, तो जल कितना है साथियों? 5 है। विलयन बी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है साथियों? इसमें भी आपका अम्ल है और क्या है साथियों? और जल है ना। अम्ल की अगर बात करें तो 2 है, तो साथियों जल कितना होगा? 7 होगा। अब अगर हम नए विलयन की बात करें, क्या साथियों? नए विलयन की बात करें, है ना, हम नए विलयन की बात करें यहाँ पर, तो नए विलयन में साथियों अम्ल और जल का हमें अनुपात निकालना है। अम्ल और जल का हमें क्या निकालना है साथियों? नए विलयन में हमें अम्ल और जल का अनुपात निकालना है। तो अब देखिए साथियों, अम्ल की अगर बात करें इसमें 1 है ना, तो नीचे हम क्या लिख देंगे साथियों? 1/6 लिख देंगे। अम्ल 1/6 आ जाएगा, मतलब 1 ये लिखेंगे और फिर इन दोनों का योग लिखेंगे, है ना। और साथियों अगर हम अब बात करते हैं अम्ल की बात करना है साथियों सिर्फ, है ना। अब साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें अम्ल जो है वो 2 है, 2 यहाँ पर आ जाएगा है, और साथियों क्या आ जाएगा? इन दोनों का योग आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा, तो ये अलग हो गया। अब हम जल की बात करते हैं, है ना। अब हम किसकी बात करते हैं साथियों? अब हम जल की बात करते हैं, तो जल इसमें 5 है, 5 आएगा, 5 और बटे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि साथियों यहाँ पर अगर बात करें 5 बटा आपका साथियों 6 आ गया है, और प्लस इसकी बात करें इसमें कितना है? जल 7, 7/9 आ जाएगा, तो साथियों 7 बटा आपका ये 9 आ गया। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है, ये और ये रेशियो निकाल दीजिए, वही साथियों आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना,
तो इसको कैलकुलेट कराओ, 9 एकम 9 और 6 दूना 12, तो 9 और 12 कितना हो जाएगा सातों, 21 हो जाएगा, ये 21 आ जाएगा, और 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54 आ जाएगा। इसको देखिए, ठीक है ना, 9 पंजे 45 है ना, 45 ये हो गया, और 6 सत्ते 42, तो ये कितना हो जाएगा टोटल करके, ये 7, और क्या था ये 8, 87 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 पंजे 45 हो गया, और 6 सत्ते 42 हो गया, तो ये 7 आ गया, ये 8 आ गया। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आपके सामने। अब देखिए, अब साथों ये तो इससे 54 से 54 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो नए विलयन में अम्ल और जल का अनुपात कितना निकला साथों, 21:87 निकला। क्या ये कट होगा, 3 से कट होगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 नीम 27 हो जाएगा, यानी कि 7:29 आंसर आपका आ जाएगा। नए विलयन में अम्ल और जल का अनुपात 7:29 है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपए है। यदि 16% की छूट पर इसको बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 गुने के बराबर हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। पहली लाइन को सॉल्व करिए। अगर किसी वस्तु का मूल्य 750 है और इस पर 16% की छूट दी जाती है, यानी कि इसको 84% में बेचा जाता है, तो वो मूल्य निकाली जब 16% की इसको छूट दी जाती है। देखिए, अगर बात करें इसको कट करने की कोशिश करो मैं साथ, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 0 हटेगा, ये बीच में पॉइंट कर देंगे हम, है ना। तो 84 की गुणा 7.5 से आपको कराना है, तो 84 की गुणा साथियों करा लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और 2 42 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 57 और 58 हो जाएगा। 0 आ गया, 0 आ गया, और ये 13 आ गया, और ये 6 आ गया। 1 नंबर के बाद पॉइंट था, 1 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई वस्तु 750 रुपए की, उस पर 16% की छूट दी जाती है, तो वो वस्तु 630 रुपए की जाकर होती है ना। यहां पर कहा जा रहा है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 के बराबर है ना। इसके क्रय मूल्य की, यानी कि ये जो विक्रय मूल्य इसका आया है ना, ये क्रय मूल्य के 3/2 के बराबर। तो मान लेते हैं साथियों हम क्या, ये जो हमारा मूल्य है ये विक्रय मूल्य है, यानी कि ये विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के, तो के लिखा है तो गुणा आ जाएगा, 3/2 के बराबर है, तो बराबर साथियों विक्रय मूल्य आ जाएगा जो कि 630 है। अब इसको साथियों आपको क्या करा लेना है, आपको कैलकुलेट करा लेना है, आपका क्रय मूल्य यहां से निकल आएगा, क्योंकि यही आपसे पूछा गया है। तो 3 की गुणा 630 से करा दीजिए, है ना। 3 की गुणा 3 नहीं 2 की गुणा 630 और नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 1 सेकंड, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, है ना। तो कट करिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 0 आ गया, और गुणा 2 आ गया, यानी कि 420 आपका जो आएगा वो क्रय मूल्य साथियों आ जाएगा, और 420 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए, ये सवाल साथियों थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा समय आपको लग सकता है इस सवाल को करने में, लेकिन आपको घबराना, परेशान नहीं होना है, चलते रहना है, क्योंकि अगर ये एग्जाम में सवाल आ जाता है तो बहुत हजारों हजार लाखों लाख बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाते, करते हैं तो अपने समय बर्बाद कर देते हैं और फिर कर नहीं पाते हैं। तो इस सवाल की आपको बहुत प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर आए तो आप बहुत तेजी के साथ कर लीजिए। सुनिए सवाल को, कहने कि एक त्रिभुजाकार पार्क है, इसकी भुजाएं 60 मीटर है ना, 297 और 330 मीटर है। चलिए, मतलब एक भुजा 60 मीटर है, दूसरी भुजा 297 मीटर है, तीसरी भुजा 303 मीटर है। यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है ना एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर है। करके नीचे बगीचे का परिमाप बताइए। तो बगीचे की अगर बात करें, यानी कि इसका परिमाप पूछा जा रहा है, इसका परिमाप तो 4a होता है। अगर इसकी भुजा a माने तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको 4a की वैल्यू निकालना है, इतना आप लोग याद रखिएगा, इस बात को आप साथियों भूल मत जाइएगा। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो इसका क्षेत्रफल एक परिमाप के, हाँ, क्योंकि इसके क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है ना, इसका क्षेत्रफल ये होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, आपको 4a निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले हमें साथियों अर्ध परिमाप चाहिए होता है। क्या हमें साथियों अर्ध
परिमाप चाहिए होता है। और अर्ध परिमाप क्या होता है साथियों, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये a क्या होगा, a 60 होगा, b 297 होगा, c 303 होगा। यानी कि इसको कैलकुलेट कर लीजिए साथियों, 60 प्लस 297 प्लस आपका 303 बटा 2। अब यहां पर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये चीजें तो आप भी कर सकते हो ना, इसको जोड़ने में कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। देखिए 60 प्लस आपका 297 है ना, और प्लस आपका 303, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 660 हो जाएगा, है ना। अब इसको 2 से कट करेंगे तो कितना साथियों आ जाएगा, अगर हम इसकी भाग कर देते हैं साथियों 2 से तो 330 आ जाएगा। तो 330 आ गया। तो आप एक काम करिए, हम इसको हटा देते हैं, है ना, हम इसको साथियों क्या हटा देते हैं, 330 हमारा अर्ध परिमाप निकल आया है, क्योंकि जब जगह लिमिटेड है ना, तो 330 हमारा क्या निकल आया है साथियों, अर्ध परिमाप यहाँ पर हमारा निकल आया। चलिए अब देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं आपको बता देता हूँ साथियों। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, एस माइनस ए, है ना, और साथियों एस माइनस बी, और साथियों क्या होता है, एस माइनस सी होता है। अच्छा एस क्या है, एस यही अर्ध परिमाप है, इसी को कहा जाता है। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा साथियों, 330 आ जाएगा, और साथियों यहाँ पर क्या 330 में से ए घटेगा, यानी कि 330 में से अगर आप 60 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों, 270 आ जाएगा, ठीक है। अब एस माइनस बी यानी कि 330 में से 297 घटाना है, तो यहाँ पर साथियों 33 आ जाएगा, बिल्कुल। एस माइनस सी यानी कि 330 में से आपको 303 घटाना है, तो कितना आ जाएगा साथियों, 27 आ जाएगा। यानी कि ये आपका क्या निकलेगा, देखिए ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, ये एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार बगीचा हमने साथियों ये माना था, है ना, और वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये ए स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि हमें 4a का मान निकालना है ना अंत में, तो ये ए स्क्वायर के बराबर है। अब अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अब देखिए ये 2 बार 33 है, ये 330 है, और ये है ना, तो एक बार तो इसमें से साथियों 33 निकल आ जाएगा, है ना। 2 बार साथियों क्या है, 27 है, तो एक बार 27 निकल आएगा। अच्छा 1 10 इसका है, 1 10 इसका है, तो साथियों यहाँ पर 10 भी आपका निकल आएगा। इतनी बात क्लियर है। देखिए ये भी निकल आया, ये भी निकल आया, और 10 भी निकल आया, ये ए स्क्वायर के बराबर हो गया साथियों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब देखिए, अब ए स्क्वायर है तो 33 27 10 के ऊपर फिर से अंडर रूट चढ़ जाएगा, है ना। एक बार अंडर रूट तो निकला है, अब फिर से अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, है ना, इसके ऊपर से, तो साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 33 गुणा 27 गुणा साथियों 10 आ जाएगा। अब इसको आप क्या करिए, आप कैलकुलेट करिए इसको साथियों। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये तो साथियों किसका स्क्वायर है, ये एक तरीके से बात करें, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 27 का ही साथ तो निकल सकता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, तो ये आपका ए हो गया, अंडर रूट में क्या हो गया, 33 जैसा वैसा ही आ जाएगा। 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 9 3 27, और यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब ये 3 बार 2 है, तो 3 3 9 खाली बाहर निकल आएगा, यानी कि ए बराबर 9। अंडर रूट में क्या हो जाएगा साथियों, 33, ये आपका क्या हो जाएगा, 33 तिया कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और 66 की गुणा आप नहीं 99 हो जाएगा, है ना। अच्छा एक इसमें से भी तो साथियों हम 3 निकाल सकते हैं, 33 में से भी तो एक बार 3 निकाल सकते हो। तो देखिए एक बार 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आपको बता दे रहा हूं यहां से क्या क्या निकल सकता है। देखिए साथियों ए बराबर 33 की अगर बात करें तो 11 गुणा हम 3 लिख सकते हैं, 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, और साथियों गुणा 10 निकल सकता है। अब देखिए 2 बार 3 है तो एक बार 3 निकल आएगा, 2 बार 3 इधर है तो एक बार निकल आ जाएगा। अंदर सातु आपका क्या बचेगा, अंदर आपका सातु बच जाएगा 110, और ये किसके बराबर होगा, ये सातु ए के बराबर होगा, है ना। तो ए का मान हमें मिल चुका है 9 अंडर रूट 110। अब हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमें 4a निकालना, यानी कि बगीचे का परिमाप निकालना, इसका परिमाप बगीचे का 4a होता है। तो आपको क्या करना है साथियों, आपको देखिए अगर इसमें हम 4 की गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 अंडर रूट 10 आ जाएगा, तो ये आपका परिमाप निकल आएगा। 36 अंडर रूट 10 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। मैंने कहा था ना थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर साथियों ये आपके मार्क्स बहुत अच्छे साथियों सिक्योर यहाँ पर कर डालेगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि एक ट्रेन
एक ट्रेन ने 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, दूरी कितनी है ना, 56 किलोमीटर की दूरी, तो 56 किलोमीटर की साथियों यहाँ पर दूरी है। समय कितना ले रहा है साथियों, समय की अगर हम बात करें यहाँ पर समय आपका 40 मिनट ले रहा है, तो इसको घंटे में बदले साथियों 60 से कर दीजिए, है ना। तो साथियों यहाँ पर ये आपका क्या 40/60 घंटे हो जाएगा, मतलब 2/3 करके कुछ आएगा यहाँ पर। अब ट्रेन की चाल की अगर हम बात करें कि ट्रेन की चाल कितनी है, तो साथियों समय आ जाएगा, समय गुणा क्या हो जाएगा, तो अब साथियों चाल निकालना है, आपके पास दूरी भी है, आपके पास साथियों समय भी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है 56 है और समय कितना है साथियों 40/60 है। ये 60 ऊपर आ जाएगा साथियों, है ना, 56 गुणा 60 हो गया आपका ये, और बटे आपका 40 आ जाएगा। 20 दूना और 20 तियां हो जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 28 तियां कितना हो जाएगा साथियों, चाल आपकी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो 3 अट्ठे आपका कितना 24 हो जाएगा, 3 दूना 6 7 8, यानी कि चाल आपकी निकलकर जो आई है 84 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आई है। कह रहे कि अगर इसकी चाल 9 किलोमीटर की कमी कर देते हैं, यानी कि अगर 9 किलोमीटर की कमी कर देते हैं चाल में, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। कह रहे कि तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो साथियों समय आपको बताना है कि अगर दूरी 225 किलोमीटर है और समय चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं कहूंगा 3 घंटे का समय लगेगा। यानी कि समय साथियों कितना लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। 3 घंटे कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि एक दुकानदार को 30 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि अगर साथियों वो 30 वस्तुएं बेचता है, 30 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है 8 वस्तुओं के, एक सेकेंड, अच्छा, यदि एक दुकानदार 30 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, है ना, उसको साथियों क्या होता है, लाभ होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए साथियों इस टाइप से ना करके इस टाइप से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, कह रहे हैं कि साथियों एक दुकानदार 30 वस्तुएं बेचता है तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि अगर वो 30 वस्तुएं देता है तो 8 वस्तुओं का उसको लाभ होता है। तो इसी लाभ को आपको प्रतिशत में बदलना है। कितने का लाभ हुआ, 8 वस्तुओं का लाभ हुआ, हमको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा लगाना होगी। लेकिन अगर साथियों यहाँ पर क्या, यहाँ पर कहते 30 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं, है ना, यहां पर साथियों नीचे हम वैसे क्रय मूल्य लिखते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा चेंज है ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे साथियों, इसलिए हम इन दोनों नंबर्स को आपस में घटाएंगे। 30 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 22 बचेगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको लाभ प्रतिशत मालूम पड़ जाएगा। इसको 2 से कट करें तो 4 आ जाएगा, 2 से कट करें 11 आ जाएगा, यानी कि 400/11 आ चुका है। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 11 एकम 11, या एक काम करिए साथियों, क्या 11 नीचे आ जाएगी, इसको कट करिए, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 3 आपका 33 हो जाएगा, 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 11 छंग 66 हो जाएगा। अभी कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि साथियों 36 सही 4/11 प्रतिशत का लाभ होता है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो उसकी दूरी तय करने में कितना उसको समय लगेगा। पहले साथियों उसकी चाल तो निकाल लो, फिर 4 किलोमीटर कम कर लेना। आपको पता है साथियों चाल बराबर क्या होता है, आपको पता है साथियों चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है ना, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी तो पता है, समय 10 मिनट में है, तो समय को साथियों क्या आप घंटे में करोगे तो 10 की भाग आप 60 से कर दोगे, है ना। तो दूरी कितनी हो जाएगी साथियों 14 किलोमीटर, समय कितना हो जाएगा 10/60 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 14 गुणा 60 बटे यहाँ पर साथियों 10 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14 25 70, 14 छंग 84 हो गया। यानी कि चाल आपकी कितनी निकल कर आ गई साथियों 84
किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ गई। अब कह रहे हैं 4 किलोमीटर चाल को कम कर दीजिए, यानी कि तो दूसरी चाल क्या हो जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कह रहे हैं कि जब चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हो तो दूरी, यानी कि ये इतनी दूरी, कितनी दूरी, 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो साथियों कितना समय लगेगा, तो दूरी ये हो गई आपकी, सॉरी दूरी थोड़ी ना, ये तो चाल है ना। दूरी कितनी अगर बात करें, दूरी आपकी 14 किलोमीटर है और आपकी ये साथियों 80 आ गई। तो 14/80 को आपको साथियों क्या करना है, एक बार यहां पर आपको कैलकुलेट करके मुझे साथियों बताना है। चलिए तो इसको 2 से कट कर लीजिए साथियों, या एक काम करें, हाँ 2 से कट कर लीजिए, ये 7 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। अब देखिए समय कितना लगेगा, 7/40 घंटा लगेगा, लेकिन इसमें मिनट में दिया है, तो घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से आपको गुणा करा लेना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 7 तिया 21 है ना, 21/2 आ चुका है। 21/2 को करोगे साथियों तो 10:30 आता है, यानी कि 10:30 मिनट का समय लगेगा। और 10:30 मिनट कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपका जवाब अगर है साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर जीके के सवाल शुरू हो चुके हैं। आप सभी लोग जीके के सभी के क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखिए साथियों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं यदि वह लोकसभा के सदस्य हैं, यदि वे राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ये आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो कौन उत्तरदायी होता है साथियों, राज्यसभा उत्तरदायी होती है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो केंद्रीय बजट साथियों कहां प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला देखिए कह रहे कि भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग राजनीति का पुरजोर समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि, काम करने का अधिकार और वैश्वीकरण, पूंजीवाद और निजीकरण जैसे नव उदारवादी नीतियों का जोरदार विरोध। तो पूछा जा रहा है कौन सी पार्टी ऐसा करती है, मैं कहूंगा साथियों कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ये ऐसा करती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए कह रहे जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये प्रत्येक 12 घंटे में एक बार साथियों पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगला देखिए पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो इसको साथियों मैग्मा कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले शैल को क्या कहा जाता है। तो इसको साथियों चूनामय चट्टान कहा जाता है। चूनामय चट्टान आपका राइट आंसर है। अगला देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और 1 युग्म भिन्न है। कौन सा शेष युग्म से भिन्न है, यानी कि सबसे अलग साथियों कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखिए सहारा मरुस्थल की अगर बात करें तो ये साथियों अफ्रीका में है। थार मरुस्थल भारत में है। कालाहारी मरुस्थल अमेरिका में साथियों नहीं है। ये कहां पर है, ये तो अफ्रीका में है, अमेरिका में नहीं। तो ये गलत ये हो जाएगा, गलत होगा तो ये आपका राइट आंसर है। बाकी गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। कह रहे हैं कि साथियों रेगिस्तान मरुस्थल कहां पर है। तो ये अफगानिस्तान में है साथियों, अफगानिस्तान में। कह रहे कि विंसन मैसिव पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है साथियों, अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको साथियों ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। क्या उसको ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। साथियों नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है तो मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, बाकी सारे राज्य करते हैं। अगला सवाल कह रहे कि बांधों और उनकी स्थितियों वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म साथियों सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ पर बता रहे। देखिए स्टैनली जलाशय कहाँ पर है, मैं कहूंगा तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में है। उसके अलावा साथियों गोविंद सागर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। शांति सागर केरल में साथियों नहीं है, फिर ये कहाँ पर है, ये साथियों कर्नाटक में है। तो मैं कहूंगा ये गलत होगा, गलत होगा तो यही आपका राइट आंसर है। नागार्जुन सागर साथियों बांध ये आंध्र प्रदेश में ही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि साबरमती नदी
भारत के किस राज्य से निकलती है? तो ये भारत के साथियों राजस्थान से निकलती है। मैं कहूंगा बिल्कुल राजस्थान से ही निकलती है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई अब उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग कहेंगे साथियों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का कहां से निकलती है? मैं कहूंगा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? यमुना नदी की बात चल रही है। अगला सवाल है दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों पेयजल की आपूर्ति करना बिल्कुल, सिंचाई का काम करना, विद्युत का उत्पादन करना बिल्कुल साथियों, यानी कि ये सभी आपका ये वाला बिल्कुल सही जवाब है। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? तो हावड़ा ब्रिज की अगर बात करते हैं ये कहां पर है साथियों? ये कोलकाता में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है? तो किस बीमारी के द्वारा होता है साथियों? एड्स बीमारी के द्वारा होता है। किस बीमारी के द्वारा? एड्स बीमारी के द्वारा होता है। अगला सवाल है कह रहे कि खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? तो कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है साथियों? स्कर्वी बीमारी ठीक हो सकती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है साथियों? अपना देश भारत शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल अब देखिए भारत ने कुल 134 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। 45 स्वर्ण पदक जीते, 40 रजत पदक जीते, 49 कांस्य पदक जीते। कह रहे कि कौन पहली बार G20 व्यापार और निवेशकार समूह बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा साथियों? दक्षिण अफ्रीका करेगा। आंसर आपका सी होगा। और मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% रहने का अनुमान लगाया है साथियों, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए करके कौन सूर्य की बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो पंच मिशन की जब हम बात करते हैं ये नासा साथियों लॉन्च करेगा। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए करके किसने 55वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है साथियों? झारखंड ने जीता है। अगला देखिए कह रहे कि वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये साथियों श्रीलंका में शुरू हुआ है। कहां पर? श्रीलंका में शुरू हुआ है। और कौन 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? दिल्ली एयरपोर्ट की बात चल रही है। दिल्ली एयरपोर्ट 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। कह रहे कि देव मुखर्जी का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये तो साथियों अभिनेता थे। कौन थे? ये अभिनेता थे। उसके बाद देखिए ICICI बैंक ने किसे सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? मैं कहूंगा कमल वली को ICICI बैंक ने सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। किस देश ने अमेरिका से पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने का आग्रह किया है? तो ये काम साथियों पोलैंड देश ने ही किया है। उसके बाद देखिए कौन दुबई में FDI का शीर्ष स्रोत बन गया है? तो अपना देश भारत। इस सवाल का साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि अमेरिका ने किस देश के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है? तो ये काम साथियों कनाडा देश के किया है एक तरीके से, है ना। यानी कि अमेरिका ने किस देश के? तो कनाडा देश के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम का साथियों लॉन्च किया है? मैं कहूंगा शिक्षा मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो कौन बना है साथियों? यूक्रेन बना है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने बजट लोगो में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए कह रही है भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 25.17% हो गया है। अगला देखिए ISFR 2023 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष क्षेत्र 25% भूमि तक फैल गया है, जो कि 2015 में 24% से बढ़कर, है ना, 24% से बढ़कर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है। उसके बाद अगर बात करें देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहां पर बनेगा? तो साथियों कहां पर बनेगा? मैं कहूंगा प्रयागराज में बनेगा। प्रयागराज आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में देश का पहला स्थायी कला ग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में देश के हर सांस्कृतिक केंद्र में कला ग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहने कि किस राज्य सरकार ने
निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ आवंटित करने का निर्णय किया है? तो मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, कह रहे जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन साथू नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली आपका राइट आंसर है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल शक्ति, जल मिशन और जल उपयोग दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा और संसाधन संस्थान के सहयोग से जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन 12 मार्च 2025 को NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने किया था। अगला देखिए, माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये साथियों लद्दाख में शुरू हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कौन PM सूर्यघर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? मैं कहूंगा गुजरात राज्य PM सूर्यघर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको एक क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साथियों जरूर शेयर कीजिए।